Hello students, welcome our YouTube channel Geography School। आज हम अपना जो ज्योग्राफी का पेपर 24 तारीख को आपका होने वाला है, उसमें पिछले वीडियो में हमने 2023 के एनुअल एग्ज़ाम के पेपर सेट सॉल्व किए थे। आज 2024 एनुअल एग्ज़ाम और प्रैक्टिस पेपर को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम करेंगे BSEH प्रैक्टिस सेट मार्च 2024 कोड ए। इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो 10 क्वेश्चन आएंगे और उन्हीं पे हम फोकस करेंगे, उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की पहले प्रश्न के साथ। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है? तो परिभाषा है इसकी, मानव भूगोल, मानव समाज और मानव भूगोल, मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का सिंथेटिक यानी कि संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित या सिंथेटिक अगर शब्द आएगा, परिभाषा सिंथेटिक या संश्लेषित वाली हमारी है फ्रेडरिक रिटजेल की। उन्होंने बताया कि मानव भूगोल जो है मानव समाज और पृथ्वी के सतह यानी धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। अगर परिवर्तनशील शब्द आए तो परिवर्तनशील संबंधों का जो अध्ययन है वो हमारी सैंपल की परिभाषा है। तो इसका सही आंसर आएगा आपका फ्रेडरिक रिटजेल। तो ये परिभाषाएं आपने कम से कम 3 जरूर याद रखनी है, सैंपल की और ब्रोंस की और आपकी रिटजेल की। इनमें से आमतौर पर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव का सूचकांक का स्तंभ कौन सा नहीं है? हम जानते हैं मानव सूचकांक के 4 स्तंभ है, उनमें से समता है, सतत पोषणीयता है और सशक्तिकरण भी है। तो ये तीसरा जो है ईमानदारी, मानव विकास सूचकांक का स्तंभ नहीं है। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है इसमें 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। प्रश्न नंबर 4 है आपका, 2011 के अनुसार किस राज्य में शहरी आबादी का अनुपात सबसे अधिक है भारत में? तो 2011 की अगर बात की गई है तो इसमें आपका 2011 के अनुसार शहरी आबादी वाला राज्य है तमिलनाडु। पहले 2001 में महाराष्ट्र होता था, अब 2011 के अनुसार तमिलनाडु पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे केरल है, तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है। अब ये क्रम जो है अब बदल गया है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। अगर यहाँ पे बात प्रतिशत की करें तो प्रतिशत में आज भी जो है गोवा हमारा सबसे आगे है, अगर आपको प्रश्न प्रतिशत का पूछा जाएगा तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। 5वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा जो है प्रश्न नंबर 5, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। जनसंख्या अगर कम है तो सिक्किम। अरुणाचल में क्या है? घनत्व कम है, जनसंख्या घनत्व कम, घनत्व वाला राज्य है आपका अरुणाचल, जहां केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, घनत्व में कम। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा, लेकिन यहाँ जनसंख्या की बात है तो आपका आंसर आएगा सिक्किम। प्रश्न नंबर 6, 2011 के अनुसार शहरी आबादी का, जो देश की कुल जनसंख्या का 31% शहरी आबादी है, उसका सब क्लास 1 टाउन में
कितने यानी पहले वर्ग के शहरों में कितने प्रतिशत आबादी रहती है, तो 2011 के अनुसार नियरेस्ट आंसर आपका 60% आएगा, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है वो लगभग 70% आबादी जो है क्लास 1 टाउन के अंदर रह रही है। ये थोड़ा नया प्रश्न है, इसको ध्यान से करें। स्वतंत्रता के बाद किस शहर को प्रशासनिक मुख्यालय यानी राजधानी के रूप में बसाया गया? हम देख रहे हैं वाराणसी भारत का सबसे पुराने शहरों में से एक है, आगरा भी मुगल काल की राजधानी रही है, हैदराबाद भी मुगल काल से पहले का शहर है, प्राचीन शहर है। तो सबसे नया इनमें से चंडीगढ़ जो है हरियाणा पंजाब की राजधानी, सबसे नया प्रशासनिक शहर बसाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का संचालन किस वर्ष में शुरू किया गया? 1995। इसका सही आंसर है 1995। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस शहर में एशिया की सबसे बड़ी थक्का बस्ती, झुग्गी झोपड़ियों वाली बस्ती, जिसका नाम है धारावी? ये धारावी एशिया की सबसे बड़ी बस्ती भारत में बंबई शहर यानी कि मुंबई में, महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, उसमें पाई जाती है धारावी। बहुत बड़ी जनसंख्या है धारावी की। एक प्रश्न आपका है, नमामि गंगे परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत सरकार ने गंगा सफाई अभियान शुरू किया था 1980 के आसपास, और समय समय पर इस प्रोजेक्ट के नाम बदल बदल के प्रस्तुत किए जाते हैं। तो वर्तमान में जो सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, और इस नमामि गंगे परियोजना का मुख्य उद्देश्य है गंगा की जो प्रदूषण की समस्या है उसको प्रभावी ढंग से कम करना, उसका संरक्षण करना, और जो है गंगा के हम इसको सही तरीके से साफ करके उसको संरक्षित करके कायाकल्प का उद्देश्य, यानी कि हमने सिर्फ कागजों में काम नहीं दिखाना, इसका मुख्य उद्देश्य है कि धरातल पे काम हो और एक्चुअल यानी कि कायाकल्प करना। इसकी गंगा का प्रोजेक्ट का ये मुख्य उद्देश्य आप बताएंगे। गंगा के प्रदूषण के स्तर को वास्तविक रूप में कम करना, उसका संरक्षण करना, ये उद्देश्य है। अब हम आप जानते हैं सेक्शन डी में 2 अंक वाले प्रश्न होते हैं, जो कि आपके 20 से 30 तक 12 प्रश्न है 2-2 नंबर के, और सेक्शन आपका सी सेक्शन जो आएगा ये नया पैटर्न का पेपर है, इसमें 3-3 अंक वाले प्रश्न आएंगे। सेक्शन डी में आपके 3 अंक है, 3 प्रश्न है 5-5 नंबर के 15, और ऑप्शन वाले प्रश्न भी है इसमें 5-5 अंक के। अब ई सेक्शन जो है सबसे लास्ट में, पिछले प्रैक्टिस पेपर में हमने देखा था कि विश्व के भी शहर पूछे गए थे उसमें, लेकिन हम चर्चा कर रहे थे कि अब नए पैटर्न में केवल भारत के मानचित्र को ही आपने भरना है, भारत के मानचित्र में ही प्रमुख शहरों को दिखाना है या प्रमुख स्थानों को दिखाना है। तो इसमें मानचित्र में पहला मानचित्र है, इसमें पहला मयूरभंज। आपका जो मयूरभंज है वो कौन से राज्य में है? उड़ीसा। मयूरभंज उड़ीसा का खनिज उत्पादक क्षेत्र है, उड़ीसा। अमृतसर आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पंजाब में। हम सिर्फ राज्य आपको बता रहे हैं कहां पे होगा, क्योंकि राज्य राजधानियां हमने पहले की हुई है, तो उसके हिसाब से आप इनका अंदाजा लगा करके मानचित्र में दिखा सकते हैं। कल्पकम तमिलनाडु, तमिलनाडु कल्पकम TN के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है। झरिया झारखंड का, झरिया जो है आपका झारखंड का कोयला क्षेत्र है, झारखंड राज्य में। डिगबोई जो भारत का पहला जो है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र या पेट्रोलियम का कुआं, जहां से 1902 के आसपास तेल निकाला गया था, ये आपका है असम में। डिगबोई असम राज्य में है। तो इस प्रकार
प्रकार से आपका एक और का ये हमारा रिवीजन पेपर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 2024 कोड डी। पहला क्वेश्चन है इसमें, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कौन है? तो इसका सही जवाब है रेडजेल, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जाने जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कौन सी एक रोपण कृषि नहीं है? तो पिछले बार भी हमने पढ़ा था ये गेहूं आपकी रोपण कृषि नहीं है, बाकी सभी गन्ना रबड़ रोपण कृषि के उदाहरण है। 2011 के अनुसार हमारा औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 382 2011 के अनुसार। अगर एक के अनुसार पूछेगा तो 2001 के अनुसार है हमारा 324, जो हमने कल वाले पेपर में किया था, तो इसका आएगा 382। कौन सा भाषा परिवार भारत में प्रमुख है? तो यहाँ पे भारत के सभी भाषा परिवार दिए हुए हैं। सबसे प्रमुख है भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार, जहाँ पे 73% लोग इससे जुड़े हुए हैं, और हमारी हिंदी भाषा भी इसी परिवार का हिस्सा है। तो दूसरे नंबर पे द्रविड़ भाषा परिवार, जहाँ पे 20% लोग इससे जुड़े हुए हैं, और फिर ऑस्ट्रिक और फिर चीनी तिब्बती परिवार सबसे छोटा परिवार है। तो इसका उत्तर आएगा भारतीय यूरोपीय यानी कि इंडो यूरोपियन भाषा परिवार। मध्ययुगीन शहर यानी कि जो हम जानते हैं प्राचीन युग के शहर हैं, प्राग ऐतिहासिक युग, सबसे पहले जो प्राचीन युग से भी है प्राग ऐतिहासिक युग के शहर हैं, उसके बाद प्राचीन युग के शहर हैं, मध्यकालीन युग के शहर हैं और आधुनिक शहर हैं। तो शहरों के वर्गीकरण में मध्य युग का शहर कौन सा इनमें से नहीं है? मदुरई नहीं है क्योंकि ये प्राचीन युग का शहर है। बाकी हैदराबाद, नागपुर, जयपुर सभी जो है आपके मध्यकालीन युग के शहर है। पिछले पेपर में हमने किया था आधुनिक युग का शहर था चंडीगढ़। अब प्रश्न नंबर 6 है, नदी किनारे नहीं है कौन सा शहर इनमें से? भोपाल नहीं है, जो कि झील के किनारे है। हम जानते हैं कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, आगरा यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ है, और आपका पटना गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारत की सबसे प्रदूषित नदियां हैं? गंगा और यमुना नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। किसी एक के बारे में पूछे तो यमुना नदी सबसे प्रदूषित नदी है। तो इसमें आएगा आपका ए ऑप्शन, गंगा और यमुना। भारत के लैंडलॉक बंदरगाह का नाम है, यानी जो सतल से घिरा हुआ बंदरगाह है, तो वो है आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम हम जानते हैं ये भारत का सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ये सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह, लैंड लॉक बंदरगाह भी कहते हैं इसको हम। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण से संबंधित उस फैक्टर यानी कि जो आपके प्रतिकर्ष कारक होते हैं, जो आपको उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, जनसंख्या को घटाने वाले कारक कौन से हैं? सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी, और दूसरा है जन सुविधाओं का अभाव, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। ये दो बातें आपको किसी भी स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करती है, और इसी कारण लोग जो है गांव से शहरों में ज्यादा प्रवास करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, इसका लास्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण के मानव स्रोत, मानव के वो कौन से क्रियाकलाप है जो जल प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं? तो इसमें सबसे बड़ा कारण है मानव द्वारा उत्पादित घरेलू उत्पादों में जो मल मूत्र है और जो घरेलू कूड़ा करकट है, वो प्रदूषण का बड़ा कारण है। मानव के जो धार्मिक रीति रिवाज है, जिसमें वो उनके तहत जो है प्रवाहित करते हैं पानी के अंदर, चाहे वो गणेश विसर्जन उत्सव हो, चाहे कोई माता का विसर्जन उत्सव हो, उसमें भी प्रदूषण होता है। कृषि के जो अवशिष्ट है उनसे भी प्रदूषण होता है, और हम जो प्रयोग करते हैं जैसे तेल पाइपलाइन है, उससे भी रिसाव के कारण जल प्रदूषण होता है। ये सभी मानव जनित स्रोत हैं जल प्रदूषण के। और अब हम
लास्ट में करते हैं हमारा मैप वर्क, भारत का मानचित्र। पाराद्वीप जो बंदरगाह है आपकी उड़ीसा की प्रमुख बंदरगाह है, उड़ीसा में पाराद्वीप, उड़ीसा। इसी क्रम में अगला है आपका मैंगलोर, ये कर्नाटक राज्य में है, ये भी प्रमुख बंदरगाह है। याद रखना है आपने, बेंगलोर या बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, लेकिन मैंगलोर यहाँ की प्रमुख बंदरगाह है पश्चिमी तट पर। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। और अगला है रानीगंज, वेस्ट बंगाल, WP के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे हम। पश्चिम बंगाल का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है, कोयला खदान है। विशाखापट्टनम फिर से आ गया, ये हमारी आंध्र प्रदेश की प्रमुख बंदरगाह है, देश की सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा आज का प्रैक्टिस पेपर है जो आपका एनुअल एग्जाम 2024 में आया था, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। यही पैटर्न सेम आपका एनुअल एग्जाम 2025 में आना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, यानी कि मानव भूगोल में अध्ययन की एक पद्धति नहीं है। तो इसका आंसर आएगा मात्रात्मक क्रांति जो है एक उपागम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, निम्न कृषि प्रकारों में से किसे हम कर्तन दहन यानी कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। कर्तन दहन मतलब आदिकालीन कृषि को, आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि को हम कर्तन दहन भी, जलन कीर्तन दहन कृषि कहते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से, स्थानांतरित कृषि के नाम से इसको जाना जाता है। निम्न में से कौन सा उद्योग ऊर्जा के समय यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, तो उद्योग जो है एल्यूमिनियम उद्योग ऊर्जा क्षेत्र के पास में कहा जाता है। खासतौर पे जल विद्युत का उत्पादन जहाँ पे होता है, क्योंकि इसको ज्यादा मात्रा में सस्ती विद्युत चाहिए, तो एल्यूमिनियम उद्योग आएगा। सीमेंट उद्योग का प्रश्न पहले आ चुका है, जो कि चूना इसके लिए कच्चा माल है। और आगे है हमारा प्रश्न नंबर 4, संसार के अधिकांश महान पत्तन विस्तृत पत्तनों की श्रेणी में आते हैं। चाहे हमारा मुंबई पत्तन हो, चाहे लंदन पत्तन हो दुनिया का, चाहे आपका न्यूयॉर्क हो, सभी विस्तृत पत्तन कहलाते हैं, क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या अनुपात यानी प्रतिशत की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया था प्रतिशत अगर है तो गोवा में सबसे ज्यादा लगभग 49% जो है अर्बन पॉपुलेशन पाई जाती है। तो इसका उत्तर आएगा गोवा। छठा क्वेश्चन है आपका, कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण यानी कि जहां सिंचाई अधिक होती है उन क्षेत्रों में भू निम्नीकरण यानी कि भूमि को उपजाऊ शक्ति को कम करने का प्रमुख कारण कौन सा है? यहाँ पे मृदा लवणता यानी मिट्टी के अंदर लवण आ जाता है, सफेद रंग की परत जम जाती है अत्यधिक सिंचाई के कारण, वाटर लेवल ऊपर आने से, तो ये प्रमुख कारण है। अवनालिका जो अपर्दन होता है वो आपका ढलान, पहाड़ी ढलान वाले क्षेत्रों में तेजी से जल के बहाव से नालीदार कटाव जो होता है। वायु अपर्दन मुख्य रूप से आपका राजस्थान में रेतीले क्षेत्रों में प्रभावशाली होता है। भूमि पर सिल्ट का जमा होना ये भी जो है एक अपर्दन का निम्नीकरण का कारण है, लेकिन आपका सही जवाब है सिंचित क्षेत्रों में पंजाब और हरियाणा में मृदा लवणता प्रमुख समस्या बनी हुई है भू निम्नीकरण की। 7वां प्रश्न है, किस राज्य में भौम जल उपयोग इसके कुल संभावना में सबसे ज्यादा है? निम्न में से पूछा इसने, तो इसमें जो है आपका इनमें से अगर पूछेंगे तो तमिलनाडु सही उत्तर है। अगर ओवरऑल इंडिया में पूछा जाए जो अंडरग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा प्रयोग करता है तो वो है आपका पंजाब, तो यहाँ तमिलनाडु उत्तर है। 8वां प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य। बॉक्साइट आप जानते हैं एल्यूमिनियम उद्योग का कच्चा माल होता है, तो बॉक्साइट ओडिशा में सबसे अधिक उत्पादन होता है, ओडिशा। ओडिशा आपके कई खनिजों में नंबर 1 है, तो आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। इंदिरा गांधी नहर आपकी जो है सतलुज नदी से निकाली गई है।
हरिके बैराज से, हरिके बैराज से, बैराज होता है छोटा डैम, बांध, हरिके बैराज से आपकी जो है इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। कोलकाता जो बंदरगाह है देश का प्रमुख बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, वो कौन सी नदी पे है? हुगली नदी पे। कौन सी नदी पे है? हुगली। आमतौर पे बच्चे गंगा नदी समझ लेते हैं, लेकिन ये हुगली नदी पे है, क्योंकि गंगा नदी बांग्लादेश में चली जाती है। अब हम मैप वर्क करेंगे लास्ट में। याद रखना है 2024 का एनुअल एग्जाम का प्रैक्टिस सेट है, जो सबसे पिछले साल आया था आपका। इसमें मानचित्र में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर पूछेगा तो सबसे अधिक में आपने बताना है उत्तर प्रदेश, जिसको हम यूपी भी कहते हैं, और अगर सबसे कम घनत्व वाला पूछे तो अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे घनत्व पूछा गया है, घनत्व का मतलब यहाँ पे सॉरी हमने लिखना है बिहार, तो ये नहीं आएगा। सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य जो है बिहार है 2011 के अनुसार, और 2001 के अनुसार था पश्चिम बंगाल। कम घनत्व अगर पूछे तो अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है बिहार, आपने मानचित्र में दिखाना है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। भारत का कॉफी उत्पादक राज्य है कर्नाटक आएगा इसका उत्तर। कॉफी यानी कहवा कर्नाटक और केरला में ये होता है। अगला है रानीगंज कोयला क्षेत्र, जो है आपका बार बार आ चुका है, वेस्ट बंगाल। रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। कांडला, जिसको दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है, नया नाम इसका दीनदयाल पत्तन। तो कांडला बंदरगाह आपका है गुजरात में। अगला है लास्ट इसमें खेतड़ी, तांबा उद्योग के तांबे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान आरजे के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। राजस्थान में तांबा उद्योग बहुत तांबा पाया जाता है। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो सेशन समाप्त होता है। आपको उम्मीद है पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।